वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुख्तदर खान। आज मैं जो सिलसिला शुरू किया था, जो सीरीज ऑन इंटरनेशनल थियरीज, अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस, उसकी दूसरी कड़ी जो रियलिस्ट पैराडाइम्स पर है, वो आपके सामने पेश करूंगा। आई होप आपने इंग्लिश में इसको फॉलो किया है, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके, मेरी हिंदी थोड़ी पैदल है, थोड़ी हिंदी उर्दू की मदद से मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इसको एक्सप्लेन करूं। अ, ये सबके लिए बेहतर है। आई होप इट विल हेल्प, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, इतना ज़्यादा असर है आजकल इंटरनेशनल अफेयर्स का, ख़ास तौर से हिंदुस्तान पे और साउथ एशिया में, कि इट माइट हेल्प यू कि अगर आप समझ सके कि किस तरह से दुनिया को मुख्तलिफ लेंसेस के साथ के थ्रू देखा जा सकता है। और मैंने आपको बताया था पहले एपिसोड में, अगर आपने नहीं देखा है उसे देखें। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले एपिसोड की लिंक ज़रूर इंक्लूड करूँगा। उसमें मैंने कहा था कि हर थियरी, हर पैराडाइम के तीन स्तंभ होते हैं, थ्री पिलर्स होते हैं। एक, कि वो दुनिया को कैसा देखते हैं, उसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं, कि दुनिया को कैसा देखते हैं। दूसरी चीज, कि वो नॉलेज को कैसा अप्रोच करते हैं, कि हकीकत को कैसे समझे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड रियलिटी। तो पहले ऑन्टोलॉजी थी, दूसरी एपिस्टेमोलॉजी है, और तीसरी, हर थियरी, हर पैराडाइम के पीछे एक नॉर्मेटिव गोल, यानी एक मॉरल पर्पस है, कुछ अच्छाई वो जनरेट करना चाहते हैं। हर थियरी में ये है, इवन अगर वो कहें कि हम कोई मॉरल गोल नहीं परस्यू कर रहे, उसके पीछे मॉरल गोल होता है। तो अब देखते हैं कि जो रियलिज्म है, जो सबसे बड़ा पैराडाइम है, सबसे पुराना पैराडाइम है, और बाज़ मुल्कों में तो इसे डिफॉल्ट पैराडाइम कह सकते हैं, कि इसके अलावा और कोई दूसरा पैराडाइम चलता ही नहीं, रियलिस्ट पैराडाइम। उसके क्या तीन पिलर्स हैं। जहाँ तक कि दुनिया के नेचर है, ऑन्टोलॉजी, जो रियलिस्ट है वो समझते हैं कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ जंगल का राज है, जहाँ पे इट्स वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। थॉमस हाब्स ने कहा था कि हर हर चीज बस अपनी ही प्लेट पर रोटी खींचने की कोशिश कर रहा है। हर मुल्क यही चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो, ज्यादा से ज्यादा जमीन हो, जिस तरह मिडिवल एजेस में हुआ करती थी, दूसरों के ऊपर जंग करके उनके जमीनात और उनके माल को लूटा करती थी। इट वॉज अ स्टेट ऑफ एनर्की। एनर्की का मतलब ये नहीं होता कि केओस, एनर्की का मतलब ये था कोई हायरार्की नहीं थी। अब हम, अगर अभी झगड़ा वगैरह होता है, तो हम पुलिस को बुला सकते हैं, बिकॉज देयर इज हायरार्की, गवर्नमेंट है, हुकूमत है, ऑर्डर प्रोवाइड करती है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑर्डर प्रोवाइड करने का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो जंग रोक सकता है। ऑफ कोर्स इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि यूएन वगैरह है, लेकिन अगर आप रशिया और यूक्रेन की आज जंग देख रहे हैं, तो कहाँ है यूएन, कहाँ है दूसरे इदारे जो एनार्की को ख़त्म कर सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजी वो है कि हम हकीकत को कैसा समझते हैं, क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, हमारी फिलॉसफी क्या है अबाउट रियलिटी। तो वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक पॉजिटिविस्ट है। रियलिस्ट अप्रोचेस वो समझते हैं कि जो तरीके से हम नेचुरल साइंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, वही पॉलिसीज हम और वही मेथड्स हम सोशल साइंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जिस तरह से हम पानी को समझते हैं, जिस तरह से हम नेचुरल फिनोमेना को समझते हैं, उस तरह से हम पॉलिटिकल फिनोमेना को भी समझ सकते हैं। ये इनकी साइंटिफिक अप्रोच है। जब आप देखेंगे, जब मैं दूसरे थियरीज के बारे में बात करूंगा, आप देखेंगे कि वो इससे इख्तलाफ करते हैं, दे आर अगेंस्ट दिस, उनकी एपिस्टेमोलॉजी अलग होती है। और जहां तक कि नॉर्मेटिव गोल है, अगर आप क्लासिकल रियलिस्ट वगैरह को जब पढ़ेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो विदाउट ए मॉरल पर्पस है। वो नहीं चाहते कि जस्टिस की परस्यूट किया जाए, या इक्वालिटी, या डेमोक्रेसी। लेकिन रियलिस्ट भी एक, उनकी एक मोरालिटी है, जिसे आप रीजंस ऑफ द स्टेट कह सकते हैं। उनकी जो मोरालिटी वो ये है कि हर स्टेट को चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करे, और अपने जो मफाद है, इंटरेस्ट है, उसको परस्यू करे। और अगर स्टेट अपने मफाद को परस्यू नहीं करता, तो इट इज वायलेटिंग द मोरालिटी ऑफ द स्टेट। तो ये बेसिक रियलिस्ट मोरालिटी है। हिस्टोरिकली जिस तरह से एवोल्यूशन हुआ है रियलिस्ट सोच का, और डिफरेंट डिफरेंट थियरीज और पैराडाइम्स एमर्ज हुए हैं अंडर द रूब्रिक, यानी अगर आप रियलिज्म को एक छतरी की तरह देखें, तो उस छतरी के नीचे
कई थियरीज आए हैं, और जो मैंने आइडेंटिफाई किया है उसके 5 एवोल्यूशनरी स्टेप्स, यानी इस तरह से वो डेवलप हुआ। अब मैं आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताता हूँ रियलिज्म का। मैंने जो हिस्ट्री है रियलिज्म की उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड की है। क्लासिकल जो आज से 2000 पहले थी, उसके बाद मिडीवल जो आज से 500-600 साल पहले की बात कर रहे हैं, फिर मॉडर्न जो पिछले 300-400 साल में जो सोच पैदा हुई है रियलिस्ट, उसके बाद कंटेम्प्रेरी जो 20th सेंचुरी के बाद, और न्यू क्लासिकल जो अभी अभी शुरू हुई पिछले 10-15 साल में। तो मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा कि इसके मेजर थिंकर्स कौन हैं और ये क्या चाहते हैं। सो अगर आप क्लासिकल सोच को देखें तो ग्रीक सिविलाइजेशन में थुसिडिडिस थी, जिन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर नाम की किताब लिखी थी। उसी उसी मोर और लेस उसी जमाने में चाइना में सुनजू ने आर्ट ऑफ वॉरफेयर लिखा, और इंडिया में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। तो ये क्लासिकल थियरीज है। अर्थशास्त्र थोड़ी ब्रॉडर किताब है जो ना सिर्फ स्टेट बिहेवियर बल्कि दूसरी चीज़ों पर भी गौर करती है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक मैनेजमेंट, और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी है उसमें। बट थुसिडिडिस की जो हिस्ट्री है ऑफ वो जो मेजर जंग हुई थी ग्रीक स्टेट्स के बीच में, और सुनजू की जो मोर और लेस पॉलिसी रिकमेंडेशंस है, ये सारे के सारे साफ जाहिर करते हैं कि पावर इज इम्पोर्टेंट, ताकत, और किस तरह से इस ताकत को इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से ताकत को हासिल किया जाए। और वो सारी चीज़ें से साफ जाहिर होता कि रियलिज्म एक 2000 साल से ज़्यादा पुरानी सोच है। मिडीवल यानी 400-500-700 साल पहले जो सोच आई वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड थी। निकोलो माकियावेली की प्रिंस सबसे मशहूर किताब है इस सिलसिले में वेस्ट में, और उस ज़माने में इस्लामिक हुकूमतों का भी बहुत दौर था, डोमिनेशन थी बेसिकली एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में। तो इब्न खल्दून की भी किताबें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इब्न खल्दून जो उनकी जो विजन थी ऑन्टोलॉजी उतनी नेगेटिव या पेसिमिस्टिक नहीं थी जितनी दूसरे रियलिस्ट की थी, लेकिन जहाँ तक स्टेट बिहेवियर है, उन्होंने उनकी मुकदमा को अगर आप पढ़ें तो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि वो स्टेट बिहेवियर के मामले में वो बड़े रियलिस्ट थे। और जो मॉडर्न रियलिज्म सोच शुरू हुई वो थॉमस हॉब्स से हुई, जिनके अल्फाज में यूज़ कर रहा हूँ एनर्की को समझाने के लिए कि इट इज़ अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो उन्होंने कहा कि इंसान की फितरत में खौफ है, डर है, क्योंकि उसे वो अपने आप को सेफ नहीं कर सकता। तो इस खौफ और डर से सेफ होने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो एक लेवायथान यानी एक पावरफुल स्टेट को क्रिएट करता है जो उसको अंदर और बाहर के खतरात से महफूज करता है। सो पावर बिकम्स अ सॉल्यूशन टू फियर, यानी जो खौफ है इंसान में कि मुझे मार लेंगे, मेरे मेरे प्रॉपर्टी लूट लिया जाएगा, मेरी जान चली जाएगी, बहुत सारे खतरे हैं, तो उन खतरों से बचने के लिए सिर्फ सोल्यूशन पावर है। सो दिस इज यूं कह सकते हैं कि मॉडर्न वर्जन ऑफ रियलिज्म है। कार्ल वॉन क्लॉजेविट्ज ने किताब लिखी ऑन वॉर, जिसमें उन्होंने सारे ये रियलिस्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया। जो कंटेम्प्रेरी रियलिस्ट थॉट है जो सोशल साइंसेस में पढ़ाया जाता है, पिछले 100 साल से ये इमर्ज हुआ है, बेसिकली 20th सेंचुरी में। इसमें हांस मॉर्गनथौ, E.H. कार, केनेथ वॉल्स और जॉन मीयरशाइमर बहुत मशहूर है। जॉन मीयरशाइमर तो अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाते हैं। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये कंटेम्प्रेरी रियलिज्म, जिसके अंदर कई पैराडाइम्स हैं, जिसमें क्लासिकल रियलिज्म के भी अजम्पशंस हैं, और जो नई स्ट्रक्चरल और न्यू रियलिज्म पैदा हुई है केनेथ वॉल्स की सोच के वजह से, वो भी शामिल है। और फिर अभी पिछले 10-15 साल में थोड़ा क्रिटिक हुआ है स्ट्रक्चरल रियलिज्म का कि ये पूरी तरह से स्टेट बिहेवियर नहीं समझाता, ये सिस्टम को समझाता है लेकिन स्टेट की फॉरेन पॉलिसी नहीं समझाता। और विलियम वुल्फवर्थ और फरीद ज़करिया जैसे स्कॉलर्स ने इस पर काम किया है। इसे नियो क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मुख्तलिफ पैराडाइम्स है जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया है, ये बेसिकली 3 किस्म के हैं। अगर आप लेवल ऑफ एनालिसिस यानी किस लेवल पे एनालिसिस हो रही है,
تو ایک لیول ہے جو انڈیویجول کے لیول پہ، یعنی ہم اسٹیٹ کا بیہیویئر اور سسٹم کا بیہیویئر ہیومن نیچر کے بیسس پہ کہ انسان کس قسم کے ہوتے ہیں. تو ریئلسٹ کا جو ازمپشن ہے ہیومن نیچر کے بارے میں کہ وہ بہت سیلفش ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، بہت ہی پیسٹمسٹک ویو ہے. وہ اپنے ہی پلیٹ پر روٹی کھینچنا چاہتا ہے، دوسروں کے خیال نہیں رکھتا. تو اس طرح کا جو سیلفش، فرائٹنڈ، ڈرا ہوا انسان ہے، اسٹیٹس بھی ویسے ہی. تو وہ ہیومن نیچر کو لے کر اسٹیٹ کو پر پروجیکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اسٹیٹ کا بیہیویئر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انڈیویجول کی فطرت سے، اس کی نیچر سے سمجھا سکتا ہے. تو یہ اوریجنل کلاسیکل ریئلزم تھاٹ تھا. اب زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. جو ڈومیننٹ اپروچ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی فطرت کیسی ہے، یعنی اسٹیٹ کیسا ہے اور سسٹم کیسا ہے، اس پہ زیادہ فوکس ہوتی ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے کینتھ والز کی مین، اسٹیٹ اینڈ وار، وہ اس 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے 20th سینچری کی آن انٹرنیشنل ریلیشنز. دوسرا ہے اسٹیٹ لیول. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کی جو انٹرسٹ ہے وہ اس کے بیسس پہ چلتا ہے. تو بیسکلی اگر آپ انٹرنیشنل سسٹم میں اسٹیٹ کیسا بیہیو کر رہا ہے یہ سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو بیسکلی اسٹیٹ جو ہے سو اس کی کیا انٹرسٹ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے آپ اسٹیٹ بیہیویئر. تو اس سے فورن پالیسی زیادہ سمجھائی جا سکتی ہے بنسبت سسٹم. اور جو اسٹرکچرل اپروچز ہے وہ سسٹم پہ غور کرتے ہیں کہ سسٹم کیسا ہے، ریجنل سسٹم کیسا ہے اور گلوبل سسٹم کا. جو ورلڈ آرڈر جو سنتے ہیں آپ لفظ، وہ سسٹم کے بارے میں بات کرتا ہے. تو یہ 3 قسم کے تھیوریز ہیں. ہر اپروچ میں کئی کمپلیکیٹڈ تھیوریز ہیں. مثال کے طور پہ جو سسٹم کے بارے میں آپ کرتے ہیں اس میں اسٹرکچرل ریئلزم تو ہے ہی کینتھ والز کا، لیکن اس میں آفنسو اور ڈیفینسو ریئلزم بھی ہے اور اس کی ایک نیو کلاسیکل ورژن بھی آ چکا ہے. تو ایٹ لیسٹ 4 میجر ڈومیننٹ اپروچ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کا بیہیویئر پاور کو بیلنس کرنے کا ہوتا ہے، بعض کا کہہ رہا ہے نہیں، ڈزنٹ بیلنس پاور، وہ تھریٹ کو بیلنس کرتا ہے. تو اس طرح سے سسٹم کے کئی تھیوریز ہیں. ان ایچ یعنی ہر ڈبے میں کئی ڈیفرنٹ تھیوریز ڈال سکتا ہوں، پر وہ پھر پی ایچ ڈی لیول کی کلاس ہو جائے گی. تو بیسک پرنسپلز کیا ہے؟ تو ہیومن نیچر کی تو میں نے کافی بات کر لی ہے کہ اٹ از ازمپشن کہ انسان ڈرپوک ہے، اس کو ڈر ہے کہ ہر شخص دشمن ہے، ہر شخص میرا مال لوٹنا چاہتا ہے، میری جان لینا چاہتا ہے، اور اسے حفاظت کرنے کے لیے مجھے ایک پاورفل گورنمنٹ چاہیے جو مجھے اندر کے بھی اور باہر کے بھی خطرات سے محفوظ کرے. یہ ہیومن نیچر اپروچ ہے. جو اسٹیٹ اپروچ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ ازیوم کرتے ہیں کہ اسٹیٹ از اے ریشنل ایکٹر، یعنی وہ ریشنلٹی کے بیسس پہ ڈیسیشنس لیتا ہے. اور ریشنلٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ڈیموکریٹک ہو یا اتھارٹیرین ہو، مونارکیکل ہو یا نہ ہو، یہ سب اسٹیٹس آر ریشنل ایکٹرز. اور وہ 3 چیزوں کی پرسیوٹ کرتے ہیں: دولت، ویلتھ، پاور یعنی اپنے آپ کو مضبوط، اور آنر یعنی اپنی عزت شان بڑھانا چاہتے ہیں. تو فارن پالیسی سب کی بیسیکلی یہ 3 گولز کو براڈلی اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. ریئلسٹ یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک یونیٹری ایکٹر ہے، یعنی ایک ہی سوچ رکھتا ہے، which is quite wrong. اگر آپ سوچیں دیکھیں تائیوان کے مسئلے پر جو بائیڈن کی ایک پوزیشن تھی لیکن نینسی پیلوسی نے ایک الگ سی پوزیشن لی. سو بعض وقت امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ایک پوزیشن لیتی ہے اور کانگریس ایک پوزیشن لیتی ہے. تو امریکہ ڈیفینیٹلی ایک وائس سے نہیں بات کرتا. سو اٹ از ناٹ اے یونیٹری ایکٹر. بیچ میں کئی لوگ ڈفرینٹ وائسز رکھتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی فارن پالیسی تو پریسیڈنٹ ہی بناتا ہے، جنگ پہ تو پریسیڈنٹ ہی جاتا ہے. سو یہ ازمپشن ہے کہ اسٹیٹ از اے یونیٹری ایکٹر. اور اسٹیٹ لیول پہ بھی ازمپشن ہے کہ سسٹم انارکیکل ہے، اور انارکی کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ پہ ریلائے، آتم نربھر رہیں، سیلف ہیلپ. اور سیلف ہیلپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت بڑھائیں اور آپ کے جو مفاد ہے، انٹرسٹ ہے، وہ سارے کے سارے پاور کی لینس سے دیکھیں کہ ہمارے سارے انٹرسٹ شوڈ بی ٹو میکسیمائز پاور ٹو میک اس سیف. تو یہ گول ہے ریئلسٹ کا. جو سسٹم میں دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں دنیا از انارکیکل، لیکن وہ سسٹم کو دیکھ کے بولتے ہیں سسٹم میں پاور کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. جو
पावरफुल मुल्क हैं, कमज़ोर मुल्क हैं. सो फॉर एग्जांपल जो कमज़ोर मुल्क हैं वो कोशिश करेंगे कि पावरफुल मुल्कों को बैलेंस करने की कोशिश करें. तो बैलेंस ऑफ पावर बहुत अहम कॉन्सेप्ट बन जाता है स्ट्रक्चरल थिंकिंग में, कि स्टेट्स खाली पावर को परस्यू नहीं कर रहे, दे आर परस्यूइंग ए बैलेंस ऑफ पावर. इसमें फ़र्क है. बैलेंस ऑफ पावर से ये होता है कि आप महफूज हो जाते हैं. लेकिन अगर आप पावर खाली परस्यूट करें तो शायद आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे. तो आपका दुश्मन आपसे डर के वो भी परस्यू करेगा पावर, और फिर एक आर्म्स रेस जो डिस्टेबलाइजिंग हो सकती है शुरू हो सकती है. लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लिए तो आपको एक किस्म की गारंटी मिल जाती है कि जंग नहीं होगी. इस वजह से आप दोनों महफूज भी हो सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म. जो न्यू क्लासिकल रियलिस्ट है वो कहते हैं कि सिस्टम से पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं. मिसाल के तौर पे मैंने अंग्रेजी डिस्कशन में नेपाल का एक एग्जांपल लिया था. नेपाल के लिए तो बड़े बड़े प्लेयर्स है, उसके ऊपर नीचे चाइना जैसा पावरफुल स्टेट है, फिर इंडिया जैसा पावरफुल स्टेट है. तो क्या नेपाल दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करे? ये तो नहीं हो सकता. या तो एक के साथ अलाइन हो ताकि दूसरे से महफूज रहे. लेकिन अगर आप नेपाल में हैं तो आप सोच सकते हैं कि देखिए नेपाल और इंडिया में काफ़ी कल्चरल टाइज है, और हमारे डोमेस्टिक कल्चर, हमारे शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड हिस्ट्री की वजह से इंडिया उतना बड़ा थ्रेट नहीं है हमारे लिए जितना थ्रेट चाइना हो सकता है. तो ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल आ जाता है सिस्टम के पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद, आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ भी देख रहे हैं, कल्चर की तरफ भी देख रहे हैं, उसे न्यू क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं. तो दीज आर ये प्रिंसिपल्स हैं थोड़े रियलिज्म के. होपफुली आपको समझ में आए. मैं जल्द से उनको समराइज कर देता हूँ. तो जब आप रियलिज्म समझ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये 4 चीज़ों पे तवज्जो दे कि वो समझते हैं कि सिस्टम इज एनार्किकल, यानी आपको बचाने कोई नहीं आने वाला है. ये बात तो गलत है. अब देखें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की इकोनॉमी केओस में है, अब आईएमएफ आ रहा है बचाने के लिए. तो देयर इज एन इंटरनेशनल ऑर्डर. अगर वो आईएमएफ के रूल्स फॉलो करता है, वर्ल्ड बैंक के, तो उसको मदद मिल सकती है. लेकिन सिक्योरिटी के मामले में आप कह सकते हैं कि यूक्रेन को सारी दुनिया हेल्प कर रही है, एटलीस्ट वेस्टर्न ममालिक. तो आप तनकीद कर सकते हैं रियलिज्म का कि नहीं, द वर्ल्ड इज नॉट एनार्किक, सेल्फ हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको बहुत हेल्प मिल रही है. बट रशिया को देखिए, आप कोई हेल्प नहीं कर रहा है उतना. सो सिस्टम में है एक किस्म की एनार्की जहाँ पे सेल्फ हेल्प बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंटरेस्ट है, मफाद हैं स्टेट्स के, उनको पावर के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है. बात स्टेट्स हैं, भूटान ने कोशिश की थी शायद खुशी की परस्यू करने के लिए. कोस्टारिका के पास आर्मी नहीं है, लेकिन ये छोटे स्टेट्स हैं, इनके पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो दूसरे स्टेट्स छीनना चाहते हैं. लेकिन मोस्टली रियलिस्ट सोचते हैं कि हर स्टेट को चाहिए कि अपने इंटरेस्ट को पावर के टर्म्स में सोचे, और जितना वो पावर जनरेट कर सके उसे करे. वो सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर पे भी जो सिस्टम वाले देखते हैं वो बैलेंस ऑफ पावर के बारे में सोचते हैं. और चौथा, स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रियलिस्ट हर पैराडाइम पे सोचते हैं. जी हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह भी है. लेकिन फ़लस्तीनी से पूछे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं. सो वो तो मतलब उनके पास स्टेट नहीं है, उनकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता. सो इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेट. इसलिए आप पहले स्टेट बनाएं, फिर स्टेट को मजबूत बनाएं. हाँ, देर आर एनजीओज एंड देर आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बट व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, जब आपकी स्टेट की एग्जिस्टेंस पे खतरा आ सकता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टेट हो और मजबूत हो. तो आई होप कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा. आई होप कि आपने दोनों वर्जन सुने, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. आप अभी तक तो रियलाइज कर रहे हैं कि आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग. और आई होप यू लाइक इट. आप मुझे ज़रूर फीडबैक दें. और इंशाल्लाह जो अगला पैराडाइम मैं एड्रेस करूँगा दैट विल बी लिबरलिज्म, जो रियलिज्म को चैलेंज करता है. और आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब मैं 3rd एपिसोड करूंगा तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगी. और अपने दोस्त, अहबाब, स्टूडेंट्स, आपके नेटवर्क में जो जो है उनके साथ भी ये शेयर करें.
ٹل انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ. دس از مقتدر خان. ستیہ ہندی کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گوگل پلے اسٹور پر.